हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। ओके, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो ये रेट्स ऑफ टैक्स जो दिया गया है वह एनुअल फाइनेंस एक्ट 2019 में दिया गया है। मीन्स कि जो एनुअल फाइनेंस एक्ट हमारा जो 2019 है उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है और फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 है वो हमें क्या दिया गया है, उसमें रेट्स ऑफ टैक्स दिया गया है। किस ईयर के लिए? हम उस ईयर के लिए जो इनकम अर्न करेंगे हम प्रीवियस ईयर 2019-20 में, वह क्या वो टैक्सेबल कब होगा? असेसमेंट ईयर 2020-21 में। तो यह किस रेट से टैक्सेबल होगा वह दिया गया है एनुअल फाइनेंस एक्ट 2019 में। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर 1920 में इनकम अर्न करते हैं तो वह इनकम टैक्सेबल किया जाएगा असेसमेंट ईयर 2020-21 में। और जो रेट हमारा होगा, जो रेट ऑफ टैक्स दिया गया है वो दिया गया है एनुअल फाइनेंस एक्ट 2019 में। मीन्स गवर्नमेंट करती क्या है, जैसे सपोज करिए यह जो रेट्स ऑफ टैक्स जो होता है ये एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर पास किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दी पार्लियामेंट। और वह बजट सेशन में, बजट सेशन हमारा नॉर्मली फरवरी मार्च का महीना होता है। ठीक, तो उसी महीने में बता दिया जाता है कि आप आने वाले प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करेंगे उस इनकम पर आपको कितने रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा, एडवांस में बता दिया जाता है। ठीक, तो जैसे अगर सपोज करिए फरवरी 2019 में आपको बता दिया जाएगा कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच में जो भी आप इनकम अर्न करेंगे उस पर आपको इस रेट से पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, इनकम टैक्स का। ठीक, और यह टैक्स का पेमेंट कब करना होगा? आपको असेसमेंट ईयर 2021 में करना होगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज एट द रेट्स फिक्स्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। और जो होता है इनकम टैक्स का जो पेमेंट किया जाता है वह एवरी पर्सन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल, देखिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रेट्स, जो यह रेट्स दिए गए हैं ना, वह प्रत्येक पर्सन के लिए अलग अलग रेट्स दिए गए हैं। जैसे अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं यहाँ पर रेट्स कुछ अलग दिए गए हैं। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो रेट्स हमारे अलग मिलेंगे। एंड फर्म केस में अलग, लोकल अथॉरिटी के केस में अलग, सोसाइटी के केस में अलग, ये सभी अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्स हमको दिए गए हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ और एओपी, बीओआई और एंड इनके लिए, इन चारों के लिए जो हमारा होता है, मतलब इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए जो हमारा होता है, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में हमारा एक ही रेट्स ऑफ टैक्स दिया गया है। मतलब इनमें सिमिलरिटी है रेट्स ऑफ टैक्स को लेकर, कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिफरेंट भी है। लेकिन कंपनी के केस में, फर्म के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में हमारा अलग केस है। इनके केस में क्या चलता है? स्लेब रेट चलेगा, स्लेब रेट, और यहाँ पर फ्लैट रेट हमारा चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की, तो इंडिविजुअल को हम 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड करेंगे। ओके, पहली कैटेगरी हमारी जो बनेगी उस इंडिविजुअल की जिसकी एज प्रीवियस ईयर के लास्ट डे तक,
माने ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वह 60 ईयर से कम रहा हो, मीन्स यहाँ पर वह इंडिविजुअल शामिल किया जाएगा जिसकी एज प्रीवियस ईयर में 60 ईयर से कम रही हो, या वह क्या हो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, मीन्स कि उसकी एज कुछ भी हो, उसकी एज कुछ भी हो, 70 ईयर हो, 80 ईयर हो, 60 ईयर हो, कुछ भी हो, लेकिन वह अगर नॉन रेसिडेंट है तो वह पहले वाले केस में आएगा। अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट है और उसकी एज 60 ईयर से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, तो वह इस केस में आएगा। अभी आपको पता चलेगा हम क्यों कैटेगरी इसकी बना रहे हैं। इस स्लेव रेट के लिए, ठीक है, इस स्लेव रेट के लिए हम बना रहे हैं। देखिए एक मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट भी दिया जाता है, प्रत्येक पर्सन को के लिए मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट बताया गया है। तो इस केस में बताया गया है कि यहाँ पर अगर पर्सन की इनकम 2.5 लाख रुपये रहती है, अप टू 2.5 लाख रुपये, तो क्या रहेगी, उसको इतने रुपए का उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। मीन्स अगर किसी पर्सन की इनकम 2.5 लाख रुपए तक ही होती है तो उसे कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर 2.5 लाख रुपए से अधिक उसकी इनकम होती है तो अधिक एक्सीड अमाउंट पर 2.5 लाख को छोड़कर जो अन्य अमाउंट बचेगा उस पर उसे एक प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जो कि हमारी सीनियर सिटीजन की है, जिसकी एज बताया गया है कि प्रीवियस ईयर में 60 ईयर या 60 ईयर से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 80 ईयर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कहा एज 60 ईयर्स और मोर बट नॉट 80 ईयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम, एनी टाइम यानी लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर तक। अगर लास्ट डे को भी अगर उसकी एज 80 ईयर्स हो जाती है तो वो थर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। मीन्स कि उस प्रीवियस ईयर के एंड तक उसकी एज 60 ईयर्स या 60 ईयर से अधिक होनी चाहिए, बट 80 ईयर से कम होनी चाहिए। और वह क्या होना चाहिए, वह रेसिडेंट होना चाहिए, वह रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो नॉन रेसिडेंट होगा तो इस केस में चला जाएगा, उसकी एज अगर 60 ईयर से अधिक होती है, अगर वह नॉन रेसिडेंट है तो वह इस वाले फर्स्ट वाले केस में चला आएगा। सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स या 80 ईयर से एबव होती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो कहा गया उसे हम थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। और वह सबसे पहली बात क्या है, वह रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। मीन्स कि अगर वह नॉन रेसिडेंट हुआ तो इस वाले केस में वह चला आएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में वह चला आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और हम यह एज कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्सन 60 इयर्स का हो गया है या 61 इयर्स का हो गया है या 61 से कम है, देखेंगे उसका जन्म कब हुआ है। अगर उसका बर्थ हुआ है 1 जनवरी को उसका जन्म हुआ है, ठीक, तो 31 मार्च तक क्या हो जाएगा, वह 31 दिसंबर तक वह 1 ईयर अपना कंप्लीट कर लेगा। मीन्स कि एक बर्थडे से सेकेंड बर्थडे के को छोड़कर, यानी आज उसका 1 जनवरी को उसका जन्म हुआ तो अगला बर्थडे उसका कब आएगा, 1 जनवरी अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को आएगा। तो उस बर्थडे को छोड़कर जो उसके पीछे का जो प्रीवियस डेट है वहां तक हम लेंगे, यानी ठीक है। 1 जनवरी को उसका जन्म हो रहा है तो 31 दिसंबर तक लेंगे, ठीक। अगर 1 मार्च को उसका जन्म हो रहा है तो हम उसका 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर 28 फरवरी तक उसका लेंगे, 1 ईयर कंप्लीट माना जाएगा। वही यही बात यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, हम सबसे पहले इंडिविजुअल का स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट आपको
3 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। यानी अगर किसी पर्सन की इनकम 3 लाख होगी इस केस में, सेकेंड वाले कैटेगरी में, तो उसे नील रेट माने कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बताया गया 5 लाख रुपए तक, यानी इसको मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट ये बता दी गई है कि 5 लाख रुपए तक। मीन्स अगर आप 5 लाख रुपए इनकम का अर्न करते हैं अपने प्रीवियस ईयर में, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स उस अमाउंट पर नहीं देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर स्लैब रेट दिया गया है अप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर। ये जो हम रेट्स ऑफ टैक्स बता रहे हैं वह अप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ठीक है। और ये बताया गया है इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में बताया गया है, ठीक। और ये इंडिविजुअल कौन सा इंडिविजुअल है, जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ए वाला कैटेगरी, ए वाला इंडिविजुअल है ये। तो यहाँ बताया गया है व्हेन दी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपीज, तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड बताया गया है कि वेयर दी टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 2.5 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख रुपीज, तो इसके बीच में 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी इनकम आएगी उस पर उसे 5% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट बताया गया है वेयर द इनकम एक्सीड रुपीज 5 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 लाख रुपीज, तो उससे 20% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, जो इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आएगी। और 12,500 रुपये हमारा जो ये सेकेंड पॉइंट वाला हो जाएगा, ठीक। यानी ये इनकम, इस पर हम सेकेंड पॉइंट में अगर इनकम कंप्यूट करेंगे तो ये हमारा 12,500 रुपये आएगा, ठीक। और यहाँ 1 लाख रुपये आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 10 लाख रुपीज, तब क्या होगा, कहा गया कि 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 10 लाख, अरे जो इनकम 10 लाख से अधिक होगी उस इनकम पर सिर्फ हम 20% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितनी भी इनकम आएगी उस पर हम 20% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। एंड 2.5 लाख से अधिक एंड 5 लाख से कम, 5 लाख तक जो इनकम होगी उस पर हम 5% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम जो कि क्या है, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर से कम है प्रीवियस ईयर में, या यह नॉन रेसिडेंट है, या एचयूएफ है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक, हम मान लेते हैं। तो अगर इसकी इनकम 12 लाख पे दी गई है तो उस पर कैसे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कहा गया 2.5 लाख तक की उसकी इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, मीन्स उस पर 0 टैक्स आएगा। और सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है वेयर दी टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 2.5 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, तो कहा गया उस पर हम 5% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करिए और 12,500 रुपये हमारा आ गया। सेकेंड, थर्ड, वेयर दी टोटल इनकम, यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसकी जो इनकम आ रही है उस पर 20% के रेट से इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, मीन्स 1 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट, वेयर दी टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख से जितनी भी इनकम एक्सीड करेगी उस पर उसे 30% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो 10 लाख से अधिक उसकी इनकम कितनी है, 2 लाख रुपये, उसकी मैक्सिमम इनकम तो 12 लाख रुपये है, तो 12 लाख और 10 लाख के बीच में 2 लाख रुपये इनकम आएगी, और 2 लाख इनकम पर उसे 30% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, डेट मीन्स 60,000 रुपीज। और इसको हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है 1,72,500 रुपीज टोटल इनकम टैक्स विदाउट सेस एंड सरचार्ज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट हमने दे दिया है। ये मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है, देखिए यहाँ पर 2.5 लाख रुपीज, यहाँ पर 3 लाख रुपीज, यहाँ पर 5 लाख रुपीज, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं फर्म एलएलपी और यानी फर्म पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें। कहा गया इनके लिए स्लैब नहीं बनाया गया है,
इन्हें फ्लैट रेट से अपना इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स यह 1 करोड़ रुपए इनकम अर्न करे या 1 रुपये इनकम अर्न करे, वो उन्हें अपनी टोटल इनकम का 30% एज ए इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा। ठीक, सपोज करिए इनकी इनकम 1 लाख रुपए आती है, तो उस पर उसे 30,000 रुपये इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उनकी इनकम 1 रुपये भी होती है तो उस पर 30 पैसे उन्हें पेमेंट करना होगा एज ए इनकम टैक्स। इसी तरह बात करते हैं लोकल अथॉरिटी की, तो लोकल अथॉरिटी के केस में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ भी फ्लैट रेट बताया गया है और उन्हें 30% के रेट से अपना इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 1 रुपये इनकम हो या 100 रुपये इनकम हो, उन्हें ये 30% के रेट से ही इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ केस अलग है। यहाँ बताया गया है अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अप टू 10,000 रुपीज माने 10,000 रुपये तक रहती है, तो उस पर उसे 10% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10 लाख रुपए तक रहती है, तो वो उसे उस पर 10% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 10,000 रुपये से एक्सीड कर जाती है वह इनकम अप टू 20,000 या 20,000 तक होती है, तो उस पर 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में जितनी भी इनकम आएगी उस पर उसे 20% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर उसकी इनकम 20,000 से भी 20,000 से भी इंक्रीज कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो उस एक्सीड अमाउंट पर उससे क्या करना पड़ेगा, 30% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, यानी अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर 40,000 रुपये है सपोज करिए, तो मान लीजिए, तो कहा गया उसका फर्स्ट जो 10,000 रुपये है उस पर 10% के रेट से आप इनकम टैक्स लगाओ। फिर 10 से लेकर 20,000 रुपये के बीच में जितनी इनकम आ रही है यानी 10,000 रुपये उस पर 20% रेट से इनकम टैक्स लगाओ, और 20,000 रुपये से जितनी भी इनकम अधिक है यानी 20,000 रुपये, 20,000 एंड 40,000 के बीच में 20,000 रुपये आएगा, तो उस पर आप 30% रेट से इनकम टैक्स चार्ज करो। कंपनी के केस में बताया गया है। कंपनी 2 तरह की होती है, डोमेस्टिक कंपनी एंड अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। पहले हम डोमेस्टिक कंपनी की बात कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में बताया गया है इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 17-18 में अगर नॉट एक्सीड 400 करोड़, अगर प्रीवियस ईयर 17-18 में एक डोमेस्टिक कंपनी की का टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्ड, यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही है, टोटल टर्नओवर की बात की जा रही है। टोटल टर्नओवर का मतलब कि सेल की बात की जा रही है। टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 17-18 में डज नॉट एक्सीड रुपीज 400 करोड़, तो कहा गया है उसे 25% के रेट से अपने टोटल इनकम पर, यानी टोटल इनकम फ्लैट रेट यहाँ पे जितनी भी इनकम आएगी उसका उसे 25% एज ए इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर उसकी इनकम प्रीवियस ईयर 17-18 में एक्सीड कर जाती है 400 करोड़ को, तो कहा गया तब उसे अपने टोटल इनकम पर 30% की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और इन अदर केसेस में भी 30% की रेट से अपने टोटल इनकम पर इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा। अब आते हैं इन दी केस ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मीन्स फॉरेन कंपनी की बात हम करेंगे। फॉरेन कंपनी में भी 2 पार्ट है। क्या है, एक 40% है जो कि नॉर्मल है। 40% क्या है, यह नॉर्मल है हमारा, 40% नॉर्मल है और 50% इन दी केस ऑफ स्पेसिफाइड रॉयल्टी एंड फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट और इन इंडियन कल्चर इन परसुएंसी ऑफ एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड एग्रीमेंट मेड बाय द कंपनी विद द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न बिटवीन। कहा गया अगर एक फॉरेन कंपनी को फीस मिलता है या कुछ फीस रिसीव्ड होता है या रॉयल्टी रिसीव्ड होता है, किसके बदले में, एक
टेक्निकल सर्विसेज रेंडर करने पर सर, अगर एक फॉरेन कंपनी है, अगर उसने टेक्निकल सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड की हो या इंडियन कंसर्न को प्रोवाइड की हो और उनके बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ है ना, वह एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए बिटवीन 1/4/2019 से लेकर 31/3/1976 के बीच में। किस केस में? रॉयल्टी के केस में। रॉयल्टी के केस में कहा गया है 1/4/1961 से लेकर 31/3/1976 तक क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। इस ड्यूरेशन में अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो कहा गया है कि रॉयल्टी केस में, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के केस में कहा गया है 1/3/1964 से लेकर 31/3/1976 के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो आपको जो भी इनकम रिसीव्ड हो रही है फॉरेन कंपनी को, अपने उस इनकम पर 50% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक, यह तो वह इनकम टैक्स हमने रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिया गया है, लेकिन कुछ इनकम टैक्स रेट्स जो हैं वह इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी दिए गए हैं। आइए देखते हैं वह कौन कौन से रेट्स हैं। कहा गया है सेक्शन 112 बता रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर एक कंसर्न को या एक पर्सन को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसे उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको 1 रुपये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 20% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। एक फ्लैट रेट हमारा दिया गया है। क्या है? यह फ्लैट रेट दिया गया है। अगर 10 लाख तक की भी इनकम होती है आपको ना, वो तो 10 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हम बात करें, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको 10 लाख रुपए तक होती है तो यहाँ पर स्लैब रेट काम नहीं करेगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट पर, होल अमाउंट पर आपको 20% रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बोला है अदर देन 112A, मतलब सेक्शन 112A को छोड़कर बात कर रहा है। और 112A सेक्शन क्या बता रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कहा गया 10%। लेकिन देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है पता है? इनके लिए कंडीशन क्या है? दोनों के लिए, सॉरी इसके लिए, ये सेकंड पॉइंट के लिए कंडीशन है, कुछ कंडीशन ये है। ठीक, कहा गया है अगर इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो उस पर 10% के रेट से आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, बशर्ते आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी होगी। जैसे कंडीशन ये है कि ट्रांसफर इक्विटी शेयर आप परचेज कर रहे हैं और इक्विटी शेयर ऑफ सेल कर रहे हैं इन एक कंपनी, तो आपको सेल करते समय या परचेज करते समय आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है, आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट करना होगा तो आपको 10% का डिस्काउंट, मतलब 10% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक कंसेशनल रेट है, क्या है? कंसेशनल रेट है। और कहा गया है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम होती है तो क्या होगा? यहाँ पर बता रहा है ना कि 1 लाख से अधिक होने पर तो 10% के रेट से आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए 1 लाख से कम हुई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी या यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो क्या होगा? कहा गया उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री है, टैक्स फ्री है। अगर 1 लाख रुपये से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ है ट्रांसफर करने पर इक्विटी शेयर को या यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो कहा गया।
और कंडीशन साथ में आपको फॉलो करनी होंगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट 11 ये बता रहा है 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑन, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बोल रहा है। इसको ट्रांसफर करने पर इक्विटी शेयर इन ए कंपनी यूनिट ऑफ इन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट। देखिए हमने पिछले माने सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में, किसको ट्रांसफर करने पर इक्विटी शेयर इन ए कंपनी यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, इनको ट्रांसफर करने पर देखिए क्या है कि इक्विटी शेयर इन ए कंपनी यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स प्राप्त होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स प्राप्त होगा तो कहा गया उस पर आपको 10% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये से अधिक होती है तो, और आप अगर उस ट्रांजेक्शन पर जो आप सेल परचेज किए हैं अगर उस ट्रांजेक्शन पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का पेमेंट किया होगा तो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्राप्त होता है तो क्या होगा, कहा गया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिसीव होता है तो आपको उस पर 15% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। बस फिर कंडीशन, आपको कुछ कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी। क्या कंडीशन है, कहा गया पहला कंडीशन ये है कि द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर और यूनिट शुड बी इंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 1/10/2004। यानी ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं सेल या परचेज का, वह 1/10/2004 के बाद का होना चाहिए। 1/10/2004 को या उसके बाद किया गया होना चाहिए। अगर उसके पहले होगा तो यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उसका। सेकेंड पॉइंट, सर ट्रांजेक्शन शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कंपलसरी कंडीशन है। अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, अगर उस पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का पेमेंट किया है तभी आपको यह कंसेशनल रेट्स का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 115B क्या बता रहा है, विनिंग फ्रॉम आपने कुछ जीता है, क्या जीता है, लॉटरी से कुछ अमाउंट प्राप्त किया है, लॉटरी आपने जीता है, क्रॉसवर्ड पजल से जीते हैं आपने, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर। ठीक, अगर आपको यहाँ से कुछ रिसीव्ड हो रहा है, कुछ अमाउंट आपको यहाँ से मिल रहा है, तो जो भी अमाउंट मिलेगा उस पर आपको 30% के रेट से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी स्लैब रेट नहीं है, यानी फ्लैट रेट है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आपने जीता है उस पर आप चाहे 1 करोड़ जीतिए चाहे 1 रुपये जीतिए, आपको उस पर 30% के रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और कहा गया है इसके बारे में आपको जो अगर लॉटरी आपने जीता है तो उस पर कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे तो उस एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। यानी हम बस गवर्नमेंट ये देखेगी आपको कितना इनकम हुआ है, आप ये नहीं देखेगी कि आपने कितना एक्सपेंसेस किया है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में इसको आगे। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, सेक्शन 115BBDA क्या कहता है, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एक्सीडिंग ₹10 लाख इन एग्रीगेट। कहा गया ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है कि डिविडेंड इनकम इन दी हैंड ऑफ रिसिपिएंट एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी उस पर टैक्स इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया होता है। यहाँ पर डिविडेंड एज एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है शेयर होल्डर के बीच में, लेकिन पहले ही उस पर इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो क्या एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लगता है? नहीं लगता है। लेकिन कहा गया है सेक्शन 115BBDA कहता है ठीक है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम एक प्रीवियस ईयर में अगर 10 लाख एक्सीड कर जाती है इन एग्रीगेट तो आपको 10% के रेट से उस डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ेगा।
जैसे एक इंडिविजुअल है, उसे किसी कंपनी से 2 लाख डिविडेंड मिला, किसी कंपनी से 3 लाख मिला, किसी कंपनी से 5 लाख मिला, किसी कंपनी से 2 लाख मिला। इस तरह से उसे टोटल मिलाकर 12 लाख रुपए डिविडेंड प्राप्त हुए एक प्रीवियस ईयर में। तो क्या उसके ऊपर यह प्रोविजन अप्लाई होगा, यह सेक्शन? अगर हाँ, उसके ऊपर यह सेक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि उसकी इनकम, उसकी डिविडेंड इनकम जो है वह 10 लाख से इंक्रीज कर जा रही है, तो उसे 10% रेट से अपने टोटल डिविडेंड पर, सभी डिविडेंड पर इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 10 लाख से कम रहता है तो उसे कोई भी अमाउंट का पेमेंट नहीं करना पड़ता एज ए इनकम टैक्स। अब 6 पॉइंट का है 115 BBE सेक्शन जो है क्या बता रहा है कि अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा जो कि दिया गया है सेक्शन 68 में, सेक्शन 69 में, सेक्शन 69A, सेक्शन 69B, C, D में दिया गया है, जिसे हम डीम्ड इनकम मानते हैं। उस इनकम पर आपको 60% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, हमने जब प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में डिस्कस किया है तो उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो उस अमाउंट पर अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड मनी 1000 रुपये की भी होगी तो इस पर आपको 60% के रेट से 600 रुपये गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा एज ए इनकम टैक्स। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में, जो कि अप्लाई होगा असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। ठीक।